तो एक और बुधवार के साथ सीक्रेट इन्वेजन का तीसरा एपिसोड भी रिलीज हो गया और इसे देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछले दोनों एपिसोड के कंपैरिजन में ये वाला एपिसोड ठीक ठाक सा था, क्योंकि जहां पर पुराने दोनों एपिसोड्स में स्टेक्स थोड़े से हेवी फील हो रहे थे, यहाँ पर वो वाली फीलिंग आई नहीं। लेकिन फिर भी एक एक करके चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको बीटो दिखाया जाता है जो नया स्क्रल था, और हमको पता लगता है कि ये लोग मिल करके ब्रिटेन की जो नेवी है उसको इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 अलग अलग सोल्जर्स के नाम दिखाए जाते हैं। इसमें से 2 तो पहचान के नहीं है, लेकिन अगर डेव हैमिल्टन को अगर आप ढूंढने निकलोगे तो कॉमिक बुक्स में डेव हैमिल्टन नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है। ये पनिशर की कॉमिक बुक्स में था और पनिशर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ मिलेगा नहीं। तो हो सकता है उसको लेकर ही इस तरह है, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि डेव हैमिल्टन अपने आप में एक बहुत कॉमन नाम है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोग ब्रिटेन की नेवी को इन्फिल्ट्रेट करते हैं और वहां से एक न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करते हैं यूनाइटेड नेशंस के प्लेन के ऊपर, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर सके। लेकिन एक्चुअली में ग्रेविक ने कुछ और ही प्लान कर रखा है। अब क्या होता है कि इस वाले सीन में हमको पूरी मशीन दिखाते हैं जहां पर सुपर स्क्रल्स को बनाया जाए, और वहां पे वो जो स्क्रल्स के पूरे सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो सबके सब आते हैं। ग्रेविक उनको धन्यवाद कहता है और कहता है कि हम लोग अब सिर्फ फेसेस को चेंज क्यों करें, वी आर गोइंग टू चेंज पावर्स, क्योंकि हम बनाएंगे सुपर स्क्रल्स। और सुपर स्क्रल्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता ही दिया था। ये बेसिकली स्क्रल्स का ही एक अलग वर्जन होता है जिसके पास अलग अलग पावर्स होती हैं, एंड प्रोबेबली एमसीयू में भी हमको वही देखने को मिलेगा। आगे एपिसोड में हम इसका एक छोटा सा नमूना देख भी लेते हैं। लेकिन व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस एंटायर थिंग वाज कि इन लोगों ने इसको सुपर स्क्रल ही नाम दिया है, कुछ इसके ऊपर अपना टेक लेने की कोशिश नहीं करी। सुपर स्क्रल है तो है, भले वो कितना भी कॉमिक बुक की साउंड करता हो, हम लोग कॉमिक बुक यूनिवर्स में है तो सुपर स्क्रल ही होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसके पूरे प्रोसीजर पे भी ध्यान देने की कोशिश करो तो वहां पर हमको कई सारी चीजें समझ में आती है। सबसे पहले तो इन लोगों ने इसको डीएनए रेप्लिकेशन या फिर जीन स्प्लाइसिंग के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, और हम लोगों ने पिछले एपिसोड में ये चीज भी देख ली थी कि इसके 4 अलग अलग स्पेसिमेन कौन से होने वाले हैं। एंड इसको जब वो डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं तो इसमें रीएम्पुटेशन वाली चीज लिखी होती है, जिसका मतलब ये है कि किसी का अगर कोई हाथ या पैर कट जाता है तो वो दोबारा से उग सकता है, which is going to make these girls pretty much invincible। और यही चीज ग्रेविक बोलता भी है कि जब इंसान लोग अपनी खुद का वर्ल्ड वॉर, अपनी खुद की बैटल्स आपस में लड़ते रहेंगे, तब हम अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाकर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। लेकिन फिर हमको एक फ्लैशबैक सीक्वेंस दिखाई जाती है 1998 की, जहां पर फ्यूरी एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहां पर उसकी वारा से मुलाकात होती है। अब वारा उसको एक छोटा सा एनवेलप देती है और उसको कहती है कि ये तुमको ड्रेकॉफ को हराने में काम आएगा। एंड ये वो छोटा सा एग्जांपल है जिससे हमको ये पता लगता है कि स्क्रल्स ने कैसे फ्यूरी की मदद करी शील्ड की रैंक्स को राइज करने में। अब इस एनवेलप को देते टाइम वो ड्रेकॉफ का नाम लेती है। अब अगर आप लोग भूल चुके हो, गलती से भी आपकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि आपने ब्लैक विडो देखी नहीं, तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि ड्रेकॉफ उसी महाहरामी बासुंदे लस्सन का नाम था जिसने रेड रूम हमारी नताशा को ब्लैक विडो बनाया था। तो ये एनवेलप प्रोबेबली निक फ्यूरी की मदद करेगा ड्रेकॉफ का काम मुश्किल करने में, लेकिन वो हमको पता है कि रेड रूम वाला काम तो मुश्किल होता ही नहीं है। मतलब ड्रेकॉफ को तो आगे जाकर नताशा ही रोकती है। बट ये छोटा सा सीन काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे निक फ्यूरी अपनी पत्नी से मिले और उसके अलावा कैसे उनके बीच में रोमांस की शुरुआत हुई। लेकिन अब उनके बीच में वो चीज प्रेजेंट टाइम में नहीं है, क्योंकि निक फ्यूरी चोज टू बी निक फ्यूरी। वो अपनी खुद की वाइफ पे शक करते हैं बिकॉज वो एक स्क्रल है ना। यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि निक फ्यूरी की वाइफ के पास एक फोन कॉल आता है जिसको उठाने के बाद वो बहुत ही सस्पिशियस तरीके से बात करती है और बोलती है कि आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। और उसको सुन के 2 मिनट के लिए हम लोग भी सस्पिशियस हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे रुक जाना, इस फोन कॉल पे हम लोग लास्ट में बात करेंगे। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टैलोस जो है उसने पार्ले के लिए ग्रेविक को बुलाया हुआ है। तो ये लोग एक म्यूजियम में मिलते हैं जहां पर ग्रेविक गाय के साथ पहुंचता है, और ग्रेविक को ऑलरेडी गाय पे शक है। तो वो कार में बहुत ही स्मार्टली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कुछ ऐसे मिसाइल फायर करने वाली है, और गाय वो सुन करके एक मोबाइल में टाइप कर लेती है कि आगे मैं अपने पिताजी को वो पास ऑन कर दूं। अभी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ग्रेविक एक पेंटिंग के सामने खड़े होकर बात करता है जिसका नाम है स्टेट्समैन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। इसे पेंट किया था सर जेम्स गुथरी ने, और इसमें जितने भी लोग हैं वो वर्ल्ड वॉर के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सारे ऑर्डर्स पास किए थे। और इसमें एक इंडियन भी हैं जिनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। ये बीकानेर के महाराजा थे उस टाइम पे। लेकिन इसके बाद हमें वो पूरा का पूरा सीन देखने को मिलता है जो हमने ट्रेलर्स में भी देखा था। ये ग्रेविक और टैलोस एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं। जैसे ही टैलोस उसको पकड़ता है तो सारे के सारे लोग ग्रेविक में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो चीनी लेता है और पूरे के पूरे कप में उलट लेता है। और ये ना काफी सिंबॉलिक सी चीज है जो हमको ग्रेविक के बारे में काफी बातें बता देती है कि अगर एक बार वो चालू कर दे तो उसको पता ही नहीं कहां पे रुकना।
थोड़ा गलत हो गया। लेकिन इस छोटे से एक्ट से हम ये समझ सकते हैं कि वो काफी ज्यादा इंपल्सिव है। मगर इसके बाद टैलोस को गुस्सा आ जाता है, वो चक्कू उठाता है, उसके हाथ में घुसेड़ देता है, वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर ग्रेविक ऐसे निकालता है और हमको पता लगता है कि उसके हाथ में एक्सट्रीमिस है। एक्सट्रीमिस वही है जो हमने आयरन मैन 3 में देखा था। एंड हमको ये पता लग जाता है कि ग्रेविक ने ऑलरेडी अपने ऊपर वो सुपर स्क्रल वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया है। इनफैक्ट वो चीज सक्सेसफुल भी है। अब आप एक बार के लिए आयरन मैन 3 याद करके देखो, टोनी स्टार्क को एल्ड्रिच किलियन को हराने में कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी अपने इतने सारे सूट्स होने के बाद भी। तो ये लोग बिना टोनी स्टार्क और बिना उसके आर्मर के कैसे हराएंगे एक ऐसे स्क्रल को जो इतना ज्यादा शाणा है, और उसके ऊपर से उसके पास ग्रूट की पावर्स होंगी, प्रोबेबली कल ऑब्सीडियन की, और उसके भी ऊपर से एक फ्रॉस्ट बीस्ट की भी। एंड अब तो ये एक्सट्रीमिस्ट की पावर भी कैरी कर रहा है। और निक फ्यूरी को इस पूरी फाइट में सुपर हीरोज चाहिए भी नहीं। दे बेटर कम अप विद अ वेरी गुड रीजन टू डिफीट दिस गाय। लेकिन जो चीज मैं बोलने वाला हूं उसके बाद हो सकता है अनपॉपुलर ओपिनियन हो, लेकिन टैलोस प्लस निक फ्यूरी की जो केमिस्ट्री है वो मुझे मारिया हिल और निक फ्यूरी की केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छी लगी। वो पूरा का पूरा पब में जो सीन होता है जहां पर टैलोस निक फ्यूरी से कहता है कि मेरे से माफी मांग, और उसके बाद निक फ्यूरी के मन में जो गुस्सा आती है और उसके बाद वो माफी मांगता है। लेकिन फिर इसके बाद इन दोनों की जो केमिस्ट्री होती है, जो पूरी कन्वर्सेशन होती है, आई काइंड ऑफ लव्ड इट। टैलोस निक फ्यूरी से वो डॉग वाली कन्वर्सेशन के थ्रू पूछने की कोशिश करता है कि ह्यूमंस का डॉग के साथ फैसिनेशन है क्या, और निक फ्यूरी उसको बोलता है कि वही जो हमारा स्क्रल्स के साथ में। मैं इतने सालों से जो तुम्हारा मेस क्लीन अप करने की कोशिश कर रहा हूं, तो टैलोस उसको कहता है कि तुम हमारा मेस क्लीन अप कर रहे हो। इतने सालों से शील्ड्स की रैंक में तुमको ऊपर चढ़ाया किसने? हमने। तुम्हारे को एक एक चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तुम्हें हर चीज में मदद करी हम लोगों ने। और ना ये निक फ्यूरी के कैरेक्टर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक दे देता है, क्योंकि इतने सालों से हम तो यही सोचते आते थे निक फ्यूरी भाई बहुत बैडएस कैरेक्टर है, जो कि वो है। लेकिन टैलोस की इन बातों से फिर ये भी समझ में आ जाता है कि निक फ्यूरी ने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने दम पे नहीं किया। और निक फ्यूरी के एक्सप्रेशंस देखकर ये समझ में आ रहा था कि यार हरामी है लेकिन बात तो सही कर रहा है। और इसके बाद ये जाते हैं उस घर में, घुसते हैं सीक्रेट कोड्स को निकाल करके, और वो सबमरीन और वो पूरे अटैक को रोक लेते हैं। लेकिन इस पूरे कांड में गाया पकड़ी जाती है। अब पहले ऐसा लगता है कि वो डबल एजेंट है, फिर लगता है कि वो ट्रिपल एजेंट है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने पिताजी की साइड पे थी। अब ग्रेविक ने बहुत ही सही तरीके का गेम खेला। ये पूरी तरह से उसके लिए विन विन सिचुएशन थी। उसने ब्रिटिश सबमरीन से यूएन के प्लेन को उड़ाने का फैसला किया और ये पूरा का पूरा प्लान गाया के सामने बोल दिया। अब गाया अगर ये पूरा प्लान अपने पिताजी को बता करके प्लान अबॉर्ट करवा देती जो उसने किया, तो वो गाया को पकड़ लेता और उनके पूरे ग्रुप के बीच में जो स्पाई है वो बाहर निकल के आ जाती। और गाया अगर ये नहीं करती और प्लान अबॉर्ट नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाती। मतलब एक हाथ घी और दूसरा हाथ मक्खन में, इससे ज्यादा उसको कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन गाया ने प्लान को अबॉर्ट करवाया, उसने गाया को शूट कर दिया और गाया खत्म। लेकिन मैं ये मान नहीं सकता, क्योंकि अगर आप अमीलिया क्लार्क खलीसी जैसी एक्ट्रेस को ले रहे हो और उनको 3 एपिसोड्स में मार दे रहे हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस। देयर हैज टू बी मोर टू इट। 110% ये मरी नहीं होगी और वापस आई। और ना पिछले काफी लंबे टाइम से मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है कि गाया तो चलो इसका स्क्रल वाला वर्जन है, लेकिन इसके ह्यूमन वाले वर्जन का क्या, जो एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। अर्थ पे एमिलिया क्लार्क है कौन अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए गॉडेस? वो है कौन? कैरेक्टर क्या है वो? तो जहां तक मुझे लगता है तो इस चीज की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहली तो ये कि इसने गाया को शूट किया है और गाया मरी नहीं है, एंड बस ग्रेविक का काटने के लिए उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ऐसे स्क्रल वाले फॉर्म में आ गई ताकि ग्रेविक को लगे कि भाई ये मर गई है और ग्रेविक वहां से निकल जाए। फिर इसके बाद वो धीरे से उठेगी और अपने पिताजी के पास जाएगी और आगे का प्लान फॉर्म होगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है कि अब इसके मरने के बाद जो इसका ह्यूमन वाला वर्जन है वो कुछ काट कर सकता है। Who knows? ह्यूमन वाला वर्जन में तो कहीं ना कहीं प्ले में आना चाहिए ना आगे एमसीयू में। अब आप एमिलिया क्लार्क को कास्ट कर रहे हो और बस सिर्फ एक शो के लिए, एंड जस्ट दैट इज, आई डोंट थिंक, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा आगे। मैंने मतलब बता दिया, अब आप अपना देख लेना, आपको जो लगता है कमेंट्स में बताना। लेकिन फिर इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग सा सीन आता है, क्योंकि हम फ्यूरी की वाइफ वारा को देखते हैं जो अपनी दुकान बंद करके बैंक की सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में से एक बंदूक को निकालती है, और फिर उसके बाद फोन आता है, फोन उठाती है और कहती है मेरे को ग्रेविक से मिलना है। लेकिन जो आवाज होती है बंदे की, वो कहता है कि नहीं, ग्रेविक से नहीं मिल सकती, लेकिन तुमको मुझसे मिलना पड़ेगा। अब वो आवाज जो थी वो बड़ी मजेदार है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो आपको पता लग जाएगी कि आवाज किसकी है। अगले एपिसोड के लिए स्पॉइलर होंगे, तो नहीं जानना चाहते तो यहीं पे रुक जाना, लेकिन थोड़ा भी ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारे रोडी भाई हैं। अब अगर आप इसको बहुत ही सुपरफिशियली देखते हो ना, तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि भाई रोडी भाई स्क्रल हैं। लेकिन ना मुझे लगता है कि ये बहुत ऑब्वियस है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं इसको थोड़ा डीप लेवल पे सोचना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि सीक्रेट इन्वेजन वालों ने हमको एकदम सामने परोस दिया है और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि रोडी स्क्रल है और वो ग्रेविक के साथ मिला हुआ है, और इसलिए उसने बोला कि नहीं, ग्रेविक से नहीं मिल सकती, अभी तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। व्हाट आई एक्चुअली थिंक इज कि यहाँ पर वो फ्यूरी के सामने जो फोन कॉल आया था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है,
वो प्रोबेबली रोडी का होगा। और जैसे ही इन्होंने वो फोन कॉल उठाया वहां पर कुछ बात हुई होगी और तब रोडी ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होगी वारा को, जिस वजह से ये बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में गई और तब इसने ग्रेविक को मारने के लिए बंदूक निकाली होगी, लेकिन वो उस चीज को कंटेम्पलेट करने लगी और तब इसने उठाते ही बोला होगा कि मैं ग्रेविक को मारने जा रही होंगी, लेकिन रोडी ने इनका माइंड चेंज कर दिया। और जहां तक मुझे लगता है तो निक फ्यूरी को भी इस पूरे कांड के बारे में मालूम है, क्योंकि उन्होंने भी हो सकता है अपनी वाइफ के फोन में कुछ ना कुछ ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हो। तो जहां तक मुझे लगता है तो सीक्रेट इन्वेजन के एंड में जो हमको आवाज सुनाई दी थी वो रोडी की है और ये बहुत ही ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि रोडी एक स्क्रल है, लेकिन इस कन्वर्सेशन के बाद मुझे लग रहा है कि स्क्रल नहीं है। बोलोगे कि कभी बोलता है कभी बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सीक्रेट इन्वेजन वाले इस चीज को बहुत ही ऑब्वियस कर दे रहे हैं और उनकी पूरी चाल ढाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बंदूक ही इसलिए निकाल रही है ताकि वो ग्रेविक को मारने जा सके। लेकिन इन लोग को इस बात की कानों कान खबर नहीं है कि इस बंदूक की गोलियां क्या किसी बंदूक की गोलियां उस पर असर नहीं करने वाली। वो एक्सट्रीमिस्ट लेके बैठा हुआ है, उसको आयरन मैन भी कुछ नहीं कर सकता भाई। एवेंजर्स बुलाओ सारे के सारे उसको रोकने के लिए। क्या तो कुल मिला के सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 3 मुझे ठीक ठाक लगा। पिछले दोनों एपिसोड्स के कंपैरिजन में इसकी पेसिंग थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके स्टेक्स उतने ज्यादा हाई फील नहीं होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये वाला एपिसोड इसके कैरेक्टर्स के इंटेंशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े कर देता है। अब देखने में इंटरेस्टिंग ये होगा कि आने वाले 3 एपिसोड्स जो हैं वो हमें कहां लेके जाते हैं। लेकिन ये मेरा ओपिनियन था और जो भी मेरे दिमाग में थ्योरीज थी वो मैंने आपको सब बता दी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, तो वो सारी की सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक बस से मैं हूं मोहित और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप सभी लोग एज ऑलवेज चाय में शक्कर और बात में अकड़ उतनी डालो जितनी बर्दाश्त हो पाए। दादाजी आपका किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं है? झगड़ा? अंधा कहाँ जाएगा लड़ाई झगड़ा करने? उधर की जिंदगी अपने आप से ही लड़ रहे हैं।